ख्वाब है कुछ अरमान है, कुछ ख्वाब है कुछ अरमान है, लो है जगी एक उम्मीद की, आओ कुछ कर दिखाए, सारी दुनिया पे छाए, पाले मंजिले झूले आसमां, हमें खुद पर यकीन, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी। लड़कर खुद के अंधेरों से मैंने अब तक अपने सीने में एक चिराग जला कर रखा है। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। आप सभी का इस्तकबाल करती हूं और आपको आज हमारी एक ऐसी खातून से मुखातिब करवाएंगे जिन्होंने पेचीदा से पेचीदा केस को मिनटों में सॉल्व किया है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के नैनी गांव से ताल्लुक रखने वाली भावना पालीवाल बचपन से ही एक होनहार तालिबा रही हैं। इब्तदाई तालीम से लेकर ग्रेजुएशन तक की तालीम फिरोजाबाद जिले से हासिल की और बाद अज़ां भावना ने मजीद तालीम के लिए दारुल हुकूमत दिल्ली का रुख किया। मुल्क की पहली आईपीएस अफसर किरण बेदी को अपना रोल मॉडल मानने वाली भावना ने मुआशरे में मुस्बत बदलाव लाने के मकसद के साथ जर्नलिज्म के मैदान का इंतखाब किया। जर्नलिज्म करने के बाद भी हर दिन एक नए चैलेंज का सामना करने वाली भावना ने एक नए और ख़ास मैदान के इंतखाब का फैसला लिया और ये फैसला था डिटेक्टिव बनने का। और आज अपनी मेहनत और लगन से भावना खुद को एक कामयाब डिटेक्टिव के तौर पर पहचान दिलाने में कामयाब हो चुकी हैं। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि सच्ची लगन और मेहनत से हर वो मंजिल हासिल की जा सकती है जिसके लिए इंसान कोशिश करता है। ये शेर भावना पालीवाल के सफर की सच्ची अक्कासी करता है। यूं ही नहीं मिल जाती कामयाबी आराम से, यूं ही नहीं मिल जाती कामयाबी आराम से, तपता है सोना ज़ेबाइश के लिए। तो आज हम आपको मिलवाते हैं जासूस भावना पालीवाल से। वेलकम आपका हमारे खास प्रोग्राम में। नमस्कार राधिका जी, एंड जो प्रोग्राम देख रहे हैं उन सभी को मेरा नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं आपसे यही सवाल करूंगी कि जासूस का सफ़र जो है वो कहाँ से शुरू हुआ? देखिए राधिका जी, जहाँ तक ये जासूस के सफ़र वाली बात है तो मेरी स्टार्टिंग कुछ डिफरेंट थी, क्योंकि मैं बचपन से मुझे एक शौक़ था कि कुछ डिफरेंट करना है। मतलब मेरी एक अपनी पहचान हो, कुछ ऐसा करूँ जो लड़कों की तरह से वर्क हो, करना चाहती थी। लेकिन बट एक ऐसी जगह पर जहाँ पर मैं रहती थी, बहुत छोटा सा एक प्लेस था जहाँ पर हमारी एजुकेशन वगैरह हुई थी। तो वहाँ 8th के बाद आप समझ सकते हो लड़कियों के लिए एजुकेशन नहीं थी। कुछ ऐसा था कि हम लड़कों की तरह नहीं रह सकते थे, कि जो कि मुझे पसंद था कि पैंट शर्ट पहनना है या जीन्स टॉप पहनना है, जो कॉमन था, तो मुझे नहीं मिलता था क्योंकि वहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं था हमारा। तो आप ऐसा होता है कि जो चीज़ आपको नहीं मिलती आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो बस वही चीज़ थी कि मुझे वो चीज़ नहीं मिलती थी, तो मुझे एक जिद सा लगता था कि अगर ऐसा होता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती, लड़के ही क्यों ऐसा काम कर सकते। तो हमेशा बचपन में मेरे बात दिमाग में रहता था। मैं बहुत छोटी थी तो वहाँ पर मैंने एक नाम सुनती थी किरण बेदी का। न्यूज़ में अक्सर आपके TD1 पर उस टाइम न्यूज़ चलती थी, किरण बेदी का नाम सुनती रहती थी कि फर्स्ट IPS ऑफिसर बनकर कोई दिल्ली में आई है, वो ऐसा कर रही है, उसने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। मतलब इतना हार्ड स्टेप मैं देखती थी तो मुझे लगता था कि कुछ मैं भी ऐसा ही करूँ। तो एक माइंड मेरा ना प्रिपेयर्ड होता जा रहा था कि मुझे किरण बेदी की तरह बनना है। हालांकि मैं ये नहीं कह सकती, क्योंकि आप कह सकते हो कि शायद मैंने इतनी स्टडी नहीं की, इतनी मेहनत नहीं की होगी स्टडी में, तो मैं वो तो नहीं कर पाई। लेकिन एक डिफरेंट करने का जो जज्बा था वो मेरे अंदर कंटिन्यू चलता रहा। प्लस कुछ गांव में जैसे होती थी प्रॉब्लम्स कि कभी झगड़े हो रहे हैं आपस में, हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो रहा है या कुछ हो गया कि भाई क्यों हो रहा है, इधर गॉसिप हो रही है अननेसेसरी। तो मैं उनको एक ही बात बोलती थी, मैंने कहा आप लोग इतना टेंशन लेते हो या घर में इतना झगड़ा करते हो तो कुछ ऐसा करो ना कि आपको पता रहे कि ये बात गलत है या सही है, तो आप अपने घर में शांति से रह सकते हैं, झगड़ा नहीं होगा। तो लेकिन मुझे तब ये समझ नहीं आता था कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या है इस सब के लिए।
तो बस वही उधेड़-बुन में मैं चलती रहती थी, तो ज़्यादा हम लोगों को नॉलेज थी नहीं। हमारी फैमिली थी तो ब्रदर एजुकेशन में जा रहे थे, एजुकेटेड थे, काफ़ी अच्छे आईएएस वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उनका चल रहा था। तो ऐसा तो था कि एजुकेटेड माहौल था हमारे घर में, बट मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी कि मतलब मुझे डिफरेंट करना है तो मैं क्या करूँ। तो उसके लिए फिर एक रास्ता मुझे दिखा कि जर्नलिज्म कर सकती हूँ मैं, तो उससे मुझे कुछ बेनिफिट्स होगा, या मैं अपनी मर्ज़ी से कर सकती हूँ एक रिपोर्टर बनकर या कुछ करके। तो धीरे धीरे मेरी स्टडी हुई, पहले 8th तक गाँव में हुई, फिर उसके बाद हम लोग बाहर निकले, तो मैं अपने ब्रदर के साथ एक छोटे से कस्बे में आके हमने स्कूलिंग की, फिर कॉलेज के लिए थोड़ा और आगे गए। तो मतलब काफ़ी स्ट्रगल, घर से इतना दूर जाना आना, काफ़ी स्ट्रगल भरा वो मेरे लिए पीरियड था, बट हम लोग करते रहे अपनी स्टडी को कंटिन्यू, क्योंकि मेरी मदर का एक ही एम था कि मेरे बच्चों का एजुकेशन कंटिन्यू होनी चाहिए, सभी की, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उसके बाद जब हम कंटिन्यू चल रहे थे, तो उसी बीच में फिर मैं दिल्ली आ गई, क्योंकि मेरे जो बड़े भाई थे दोनों, वो दिल्ली आ चुके थे तो प्रिपरेशन वगैरह करने के लिए। तो उनके साथ जब मैं दिल्ली आई, तो उन्होंने कहा कि भाई क्या करना है। मैंने कहा जर्नलिज्म करने की इच्छा है मेरी, क्योंकि मैं रिपोर्टर वगैरह बनना चाहती हूँ, कुछ डिफरेंट करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर भारतीय विद्या भवन में उन्होंने मुझे एडमिशन दिलवाया, तो मैंने वहाँ ज्वाइन किया एडमिशन। बट पहले दिन क्लास लेकर जब शाम को घर पहुँची, तो मेरा थोड़ा ऐसे ही मूड हो रहा था। तो कह रहे क्या हुआ तेरा, मतलब उन्होंने जर्नलिज्म में नहीं दिलवाया था एडमिशन, एक्चुअली मुझे पीआरओ के कोर्स के लिए दिलवाया था, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के लिए। तो जब मैं वापस पहुंची तो कहते क्या हुआ, मन नहीं लग रहा क्या उसमें। मैंने कहा नहीं भैया, मैं ऐसा सोच रही हूँ कि अगर जर्नलिज्म है, तो कहते जर्नलिज्म करना है। मैंने कहा हाँ मेरे को जर्नलिज्म करना है। आई एम हैप्पी कि जैसे आप कह सकते हो कि एक मन की मुराद पूरी हो गई हो। तो ब्रदर ने कहा ठीक है, आप कॉलेज में बात करके देख लेना, अगर वो चेंज कर देते हैं तो आप जर्नलिज्म कर लेना। मैंने कहा ठीक है। मैं वहाँ से गई, तो फिर मैंने अपना कॉलेज में बात किया, जैसे तैसे सेटिंग की। मैंने कहा मुझे जर्नलिज्म करना है, मेरे आप फीस कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है। तो किसी तरह से वो मेरा कन्वर्ट हुआ, फिर मैंने जर्नलिज्म कंप्लीट किया। और उसके बाद न्यूज़पेपर में भी मैंने काम किया था, एक छोटा सा न्यूज़पेपर था, एज ए रिपोर्टर मैं उसमें काम कर रही थी। बट मुझे ऐसा लगा कि उसमें स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, फीस भी मुझे अपने जैसे आप कह सकते हो वो चीज़ नहीं मिल रही थी, या मुझे अपना सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा था। तो उसी टाइम फिर मैंने एक एजेंसी का ऐड देखा, टाइम्स डिटेक्टिव एजेंसी में एक डिटेक्टिव का ऐड निकला हुआ था कि प्राइवेट डिटेक्टिव चाहिए, मेल फीमेल। तो बैठी थी, तो फिर मैंने एक दिन उनको मैंने कहा देखती हूँ ट्राई करके, यहाँ शायद कुछ मुझे मिले कि डिटेक्टिव्स में क्या करना है, कैसे करना है। क्योंकि कुछ जैसे सीरियल्स आते थे उस टाइम पर भी, सीआईडी आ रहा है या कुछ सीबीआई वगैरह वाला या सीआईडी, तो एक्चुअली क्या था ना, हमारे घर में इस टाइप की बात होती रहती थी, क्योंकि सभी एजुकेशन से रिलेटेड थे, तो वो लोग बात करते थे। तो मैंने भाई से उधर फिर जॉब जब कर रही थी उस टाइम पे, तो उनको कॉल किया, तो उन्होंने कहा ठीक है आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। तो मैंने उनको ज्वाइन कर लिया डिटेक्टिव एजेंसी को। तो पहले तो उनको लगा कि कोई ओवर कॉन्फिडेंट लड़की आई है, गांव से निकली, अभी अभी जोश में है। तो ऐसा ही है, फिर देखते हैं कर पाती या नहीं कर पाती। ठीक है। लेकिन इस बीच ये भी पूछूंगी, पत्रकारिता क्यों छोड़ दी थी? एक्चुअली पत्रकारिता का जहाँ छोड़ने का रीज़न था, तो उसमें मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरा एम था कि कुछ डिफरेंट करना, कि किसी के सोशल वर्क टाइप से भी हो, किसी को हेल्प मिल सके। क्योंकि पत्रकारिता में आप एक रिपोर्ट्स लेकर आ रहे हो, आपने एडिटर को दे दी, अब उनकी चॉइस है कि उसको प्रिंट करना है या नहीं करना। तो वो चीज़ मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रही थी, क्योंकि मेरे दिमाग में तो चल रहा था कुछ डिफरेंट ही करना है, कुछ अपना हो जिससे मुझे अलग मिले पहचान। तो उसकी तलाश में मैं इधर उधर भटक रही थी उस टाइम पर। तो भावना पालीवाल जितनी बातें सुन रहे हैं, लेकिन ये सवाल भी है कि इस सफ़र में किन किन लोगों का आपको साथ मिला? देखिए राधिका जी, जहाँ तक साथ मिलने का है, तो सबसे प्रायोरिटी में तो देखिए फैमिली का सपोर्ट तो मुझे मिला, बहुत इनडायरेक्ट मिला। मदर को एक्चुअली मैंने अपनी फैमिली में नहीं बताया हुआ था कि मैंने डिटेक्टिव एजेंसी ज्वाइन कर ली है पत्रकारिता छोड़कर। उनको यही आइडिया था कि इसने किसी पत्रकारिता के ही ऑफिस को ज्वाइन किया है। बट वहाँ जो मुझे सपोर्ट मिला, उनका जो उसके ऑनर थे मिस्टर प्रदीप शर्मा, उसका मुझे इतना सपोर्ट मिला कि आज मैं एक अच्छी डिटेक्टिव्स के नाम से जानी जाती हूँ। और उसके बाद मेरी फैमिली को जब पता लगा कि भाई इतना कर रही है या इतना सक्सेस हो रही है, तो फिर उसके बाद मुझे फैमिली का सपोर्ट भी मिलने लगा था इसमें। तो इसके अलावा तो ऐसा नहीं है। बाकी तो मैं अपने क्लाइंट्स को कह सकती हूँ कि उनका सपोर्ट रहा, कि जिन्होंने मुझे केसेस दिए या विश्वास किया, जिसकी वजह से मैं इतना सक्सेस हो पाई। लेकिन भावना जी, आपके बारे में जितना जानते हैं, आप एक ऐसे गांव से आती हैं जहां पर जींस पहनना मना ही है। दूसरा,
उतनी आज़ादी नहीं है, लेकिन आप डिटेक्टिव बनी हैं, तो क्या आपके बाद वहाँ की लड़कियों की लाइफ में कोई बदलाव आया है? देखिए, जहाँ तक बदलाव की बात है तो आज तो अब इतना टाइम चेंजेस हो चुका है कि अब हर जगह पर बदलाव स्टार्ट हो चुके हैं। अब तो ड्रेसअप का ले लीजिए, आप स्कूलिंग का ले लीजिए, वहाँ काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ अब अवेलेबल हैं अब उस गांव में। तो अब वो चेंजेस आ चुके हैं और लड़कियां भी अब इतना नहीं है कि भाई आपने 8th कर लिया, अब आपके लिए कॉलेज नहीं है, स्कूल नहीं है तो आप नहीं पढ़ सकते। तो वो चीज़ वहाँ पर फिनिश हो चुकी है। अब लड़कियाँ वहाँ की अच्छी एजुकेशन ले रही हैं। देखिए, जहाँ तक अगर मैं अपने गांव की बात करती हूँ तो वहाँ के चेंजेस की नहीं, अभी तो अब सब जगह पर चेंजेस हो रहे हैं। लड़कियाँ काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर चुके हैं, स्कूलिंग कॉलेज भी वहाँ पर काफ़ी इम्प्रूव हो चुके हैं। वो चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ, आज जब मैं अपने घर जाती हूँ या गांव जाती हैं तो लड़कियाँ मिलने आती हैं कि मुझे उनसे मिलना है, कोई बुआ कहता है, कोई दीदी कहता है तो इस तरीके से वो आते हैं मिलने, खुश होते हैं कि आप बताओ, मुझे अपनी स्टोरी बताओ, आपने कैसे किया, कितना करते हो, क्या काम करते हो। इतनी क्यूरियोसिटी रहती है कि ऐसे लगता है कि जैसे उनका खुद भी आना चाहती हैं और कोशिश भी कर रही हैं इस फील्ड में नहीं तो किसी फील्ड में, कि हम भी एक सक्सेस वूमेन बनकर ये अपना कैरियर बनाए, गर्ल्स जो भी हैं आगे कैरियर एक हमारा भी सक्सेसफुल हो। तो आज उनको देखकर मुझे काफ़ी खुशी होती है कि अब काफ़ी चेंजेस जो वहाँ पर हो रहे हैं। लोग आपसे इतना मिलना चाह रहे हैं, पूछते हैं, तो सवाल ये बनता है कि जासूस बनने के लिए काबिलियत क्या होनी चाहिए? देखिए, जहाँ तक जासूस बनने के लिए अगर हम काबिलियत की बात करते हैं तो दो चीज़ें होती हैं कि हमारा सबसे पहले प्रेजेंस ऑफ माइंड और पेशेंस, ये हमें बहुत ज़्यादा एटीट्यूड या उसमें रखना पड़ता है कि हमें अगर कोई सामने से क्वेश्चन कर रहा है कि आप यहाँ 1 घंटे से या 2 घंटे से खड़ी हुई हैं तो आप क्यों खड़ी हुई हैं, तो हमारा माइंड इतना प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि हम उसको जवाब दे सकें। या हम 2 घंटे से अननेसेसरी खड़े हैं तो हमें पेशेंस होना चाहिए कि हम खड़े हुए हैं तो खड़े हुए हैं, लेकिन किसी को डाउट नहीं होना चाहिए हम पर। तो कुछ चीज़ें क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है इस लाइन में आने के लिए। और जहाँ तक है आप हमारी जो ह्यूमन नेचर है या वो समझ सकते हो आपकी, जहाँ तक लड़कियाँ अगर कोई खड़ी है या वुमेन्स कहीं पर 1 घंटे तक खड़ी है तो एज ए ह्यूमन नेचर लोगों को अट्रैक्ट करती है, लोगों को उसमें आ जाती है कि भाई ये लेडी 1 घंटे से यहाँ पर बैठी हुई है या बात कर रही है, तो वो होता है। तो इसलिए हमें ऐसा लगता है कि हम लोग इन्वेस्टिगेशन पार्ट में ज़्यादा जाते हैं फिर बजाय सर्विलेंस वगैरह के, क्योंकि उसमें हमें ज़्यादा सक्सेस अपनी मिलती है। तो भावना जी, अब तक कितने केस सॉल्व कर चुकी है आप और कौन कौन से केसेस आपके सामने आए हैं? ये राधिका जी, जहाँ तक केसेस की बात है कि किस तरह के मैं केस करती हूँ, तो उसमें कुछ सेंसिटिव केस भी होते हैं, कुछ बहुत नॉर्मल भी होते हैं और इस तरीके के केसेस हमारी लाइन में चलते रहते हैं। जैसे आप कह सकते हैं मैट्रिमोनियल इशू होता है, कोई शादी से पहले की इंक्वायरी होती है, कोई आफ्टर मैरिज प्रॉब्लम्स होती है कि भाई हस्बैंड वाइफ में झगड़े हो रहे हैं, उनको डाउट्स हो रहे हैं, या एलिमनी की प्रॉब्लम आती है कि डॉरी का उन्होंने लगा दिया, या जॉब कर रहे हैं उनको उसकी डिटेल नहीं मिल रही है कि वो कहाँ जॉब कर रहे हैं, कोर्ट में कह देते हैं कि हम जॉब नहीं कर रहे हैं। ये अक्सर फीमेल्स क्या करती हैं कि कोर्ट में जाती हैं और वहाँ एप्लीकेशन डालती हैं कि हम जॉब नहीं कर रहे हैं और एक मेल्स पर केस बना देती हैं कि हमें इनसे अपना वो चाहिए फाइनेंस के लिए। तो उस कंडीशन में फिर हम लोग क्या करते हैं कि उस बंदे का जो जॉब कर रहा होता है उसकी पूरी डिटेल्स वगैरह, कहाँ क्या है, क्या पैकेज है, वो सारी डिटेल्स विद एविडेंस उनको देते हैं क्लाइंट को। कुछ कॉरपोरेट में होते हैं केसेस के, प्री एम्प्लॉयमेंट वगैरह होते हैं, अंडर कवर ऑपरेशंस होते हैं। इसी तरह से कुछ मिसिंग का होता है कि बच्चे घर से मिस हो जाते हैं, पेरेंट्स नहीं जा पाते पुलिस वालों के पास में एफआईआर दर्ज करते कि अगर लड़की घर से चली गई है, तो अपनी इमेज को बचाने के लिए फिर वो सोचते हैं कि कहीं से हमें पैसा इन्वेस्ट करके हमें हमारे बच्चों के बारे में पता लग जाए। तो उस तरीके के केसेस हम लोग करते रहते हैं। तो भावना जी, कोई एक ऐसा केस आप मुझे बताएं जो आज भी आपको याद है और जब भी याद आता है तो आप कहती हैं कि अगर इसे सॉल्व कर लिया तो कुछ भी कर सकती हो। देखिए राधिका जी, जहाँ तक आप केसेस की बात करती हैं तो मेरे लिए तो हर केस एक रिमेंबर होता है कि मुझे हर केस याद रहता है। बट कुछ केसेस होते हैं, आप इतने केसेस जो मैं 22 ईयर से कर रही हूँ, तो उसमें कुछ केसेस ऐसे हुए हैं जो मुझे कभी भी नहीं भूलती। जैसे आपको मैं 1-2 एग्जांपल दे देती हूँ। मेरा फर्स्ट केस था, तो जो मुझे एक्सपीरियंस के लिए मेरे बॉस ने, जिसके साथ मैंने ज्वाइन किया था, उन्होंने भेजा था कि मुझे पता करना था एक फैमिली में जाकर कि भाई उस लड़की की सेकंड मैरिज हुई है या नहीं हुई है। तो जब मैं वहाँ पता करने गई थी, अपार्टमेंट में एक सेल्स गर्ल बनकर गई थी, तो अपना किसी तरीके से मैंने 2-4 घरों में इंक्वायरी की। फिर उसके बाद में मैंने उनसे बात की, तो उसकी मदर आ गई थी सामने। मैंने कहा मुझे एक गिलास पानी चाहिए, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ।
तो पानी के बहाने जब हमने बात को स्टार्ट किया तो मुझे ये तो पता लग गया बातों बातों में कि उस लड़की को जिसको हम पता कर रहे हैं उसकी सेकंड मैरिज हो चुकी है। बट जब तक मैं उनसे बात कर रही थी तो एकदम से अंदर से उसके फादर निकल कर आए और कहते हैं डायरेक्ट मुझे कि बेटे आपको किसने भेजा है। मैंने कहा नहीं अंकल मुझे किसी ने नहीं भेजा। कहते बेटे आप झूठ मत बोलो, मैं आईबी से रिटायर्ड हूँ, मुझे पता है आपको किसी ने भेजा है। तो आई एम शॉक्ड कि आईबी से रिटायर्ड हैं। थोड़ा सा नर्वस तो हो गई कि फिर लगा कि शायद प्रॉब्लम हो चुकी है, फंस चुकी हूँ। बट फिर मैंने अपने कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव रखा। मैंने कहा नहीं अंकल आपको कुछ गलत फहमी हुई है, ऐसी बात नहीं है। मैं पानी का मुझे प्यास लगा था, आप मेरी आईडी देखिए, ये मेरे प्रोडक्ट हैं, ये है वो है, जो मतलब मैं उनको बोल सकती थी कन्विंस करने के लिए वो किया। आई डोंट नो अब उनको क्या लगा, मुझे नहीं पता। तो उन्होंने फिर मुझे थोड़ी देर में बोला कि कोई बात नहीं बेटे आप जाओ, कोई बात नहीं, मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा। मैंने कहा ठीक है, बट मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ। मैंने कहा पता नहीं है मेरे पीछे ना आ रहे हो, क्योंकि एज ए डिटेक्टिव मेरा माइंड वही चल रहा था कि हम दूसरों का कर रहे हैं तो कोई मेरे ही पीछे ना हो। तो हमने क्या किया, जो मेरे बॉस मेरे साथ थे उस टाइम, तो मैंने उस घर को छोड़ा। उसके बाद वहाँ से निकल के मैं एक बस स्टॉप छोड़ के नेक्स्ट बस स्टॉप पे जाके खड़ी होकर अपने बॉस को फ़ोन किया, क्योंकि तब हमारे पास मोबाइल नहीं होते थे उस टाइम पर। आप आज से 22 ईयर्स पहले काफ़ी मोबाइल्स का आपको पता है काफ़ी एक्सपेंसिव थे, तो ये सब चीज़ें हमें नहीं मिली हुई थी। वहाँ से मैंने बॉस को फ़ोन किया, मैंने कहा मैं यहाँ पर खड़ी हुई हूँ और आप यहाँ आ जाइए। तो थोड़ी देर में वो आ गए। तो मैंने पूछा, मैंने कहा सर आपने मुझे वहाँ भेजा और क्या आपको पता था कि उसके फादर आईबी में? तो बड़े आराम से उन्होंने मुझे बोला कि हाँ मुझे पता था। तो जितना शॉक्ड मैं वहाँ नहीं हुई थी उसके फादर ने बोला था, उससे ज़्यादा शॉक्ड मैं यहाँ पर हुई। मैंने कहा आई एम शॉक्ड कि आपको पता था और आपने मुझे फिर भी भेज दिया। वो कहते हैं कि यही तुम्हारा इम्तिहान था, या जो एग्ज़ाम आप मान लीजिए कि आप वहाँ से निकल कर आ सके हो, तो इट मीन्स अब आप कुछ भी कर सकते हो। तो आप कह सकते हैं कि वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस जो था वो इतना अच्छा था कि उसके बाद मुझे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी और मैं कंटिन्यू उससे आगे बढ़ती रही। और जहाँ तक आप केसेस की बात करते हो, तो मेरा जो फर्स्ट जब मैंने अपनी एजेंसी को रन किया था वुमेंस डिटेक्टिव्स में, तेजस डिटेक्टिव एजेंसी के नाम से, तो उस टाइम पर मेरे पास जो पहला केस आया था तो उसमें एक लड़की थी, 10th में पढ़ रही थी, वो 9th या 10th में थी। तो वो अपने घर से चली गई थी। तो उसके फादर ने हमें केस दिया था कि मेरी बेटी पता नहीं लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कोई बहला फुसला कर उसको ले गया है। अब 9th का बच्चा है, 14 साल का, तो डेफिनेटली उसको किसी ने बहकाया है तो वो लेकर गया है। हमने कहा ठीक है। तो हमने कहा आपके पास डिटेल में क्या है? उन्होंने कहा हमें एक लड़के पर डाउट है जो हमारे घर के नीचे रहता था, अकेला रहता था और वो भी गायब है। प्लस मैंने कहा उसकी डिटेल क्या है? तो हमें पता लगा उसकी डिटेल में सिर्फ इतना था कि उसकी मामी का पता था कि वो एक मंदिर में जॉब करती हैं, मतलब वहाँ चैरिटेबल मंदिर था तो उसमें आती हैं, वो जॉब करती हैं। तो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल था क्योंकि हमारे पास उस लड़के की कोई डिटेल्स नहीं थी और हमें सिर्फ ये पता था कि वो बिलोंग टू आउट ऑफ स्टेशन उड़ीसा। तो हमने कहा ठीक है, केस तो हमने ले लिया, लेकिन हमने कहा अब देखते हैं क्या करते हैं। तो सबसे पहले हमने उसकी मामी को सर्च किया, उसकी मामी से फिर उस लड़के की इन्फॉर्मेशन निकलवाई। तो जब हम वहाँ सर्च करते करते पहुँचे तो हमें उड़ीसा में एक जगह हम पहुँच चुके थे। हमने उस लड़के को ट्रैक कर लिया, लड़की को भी हमने फाइंड आउट कर लिया। तो बिकॉज हम बहुत खुश थे उस टाइम पर कि हमने सब कुछ कर लिया, बट उससे ज़्यादा हम डरे हुए थे क्योंकि उसका जो बड़ा भाई था वो क्रिमिनल था और जो उसमें इसका जो लड़के का काम था वो था कि दिल्ली से वो लड़कियां लेकर जाता था और आगे सेल आउट कर देता था। उनसे कुछ दिन अपने को अपना घर में यूज़ किया और रखा तो रखा, नहीं तो अदरवाइज़ वो लड़कियां आगे सप्लाई कर देते थे। वो उनका प्रोफेशन था और बड़ा भाई उसका काफ़ी बड़ा क्रिमिनल था। तो हम लोग काफ़ी शॉक्ड हुए। दिल्ली में कंप्लेंट थी तो उस टाइम पे हमारा कुछ दिल्ली पुलिस ने भी बहुत सपोर्ट किया। यहाँ से जो टीम गई थी, हम सब लोगों ने रात को मिलके उसके साथ रेड किया उसके घर पे। तो लड़के को पता नहीं कैसे पता लग गया, उसने उस लड़की को अपने घर से दूसरे घर में शिफ्ट कर दिया था। तो हम लोगों ने एक्चुअली वर्क कर रखा था तो हमें आइडिया था। तो हमने उस घर में भी फिर सर्च के लिए बोला, मैंने कहा आप यहाँ सर्च करो, यहाँ लड़की मिलेगी। तो जब हम उसको सर्च कर रहे थे तो हम इतना डरे हुए थे उस टाइम पर क्योंकि उसके घर में हर तरह के वेपन्स थे एक्चुअली। तो हमें ये नहीं पता था कि इसका भाई कब हमारे साथ कुछ हरकत कर दे। बट हमने थोड़ा समझदारी ये की कि उसके भाई को पुलिस वाले जो हमारे साथ थे उन्होंने पहले ही उसको अरेस्ट कर लिया था, उसको एक तरीके से थाने में बिठा रखा था। उसके बाद हमने वहाँ पर दूसरा घर हमने ट्रेस किया हुआ था। हमने जब वहाँ पर सर्च किया तो लड़की हमें मिल गई और हम वहाँ से रात के 1-1:30 बजे के आसपास उस लड़की को लेकर वहाँ से निकले। और आप यकीन नहीं करेंगे, हम इतने डरे हुए थे कि वहाँ से 100 किलोमीटर्स आगे जाकर हमने अपनी गाड़ी को रोका जो हमने टैक्सी हायर की हुई थी।
उसके बाद जब हमने लगा कि अब हम सुरक्षित हैं तो निकल सकते हैं, और जब हम वापस आ रहे थे तो जो दिल्ली पुलिस वाले थे वो कह रहे थे, उन्होंने बस एक क्वेश्चन किया कि आप लोगों को कैसे पता, आप लोग करते क्या है कि आपको ये पता लगा कि लड़की यहाँ पर है। वो पूरा काम करके हमारे साथ आ चुके थे, बट उनको ये नहीं पता था कि हम लोग क्या काम करते हैं, और ना ही हमने उनको कभी बताया। तो मतलब वो एक मेरा ऐसा केस था जो मेरे लिए आज भी रिमेम्बरेबल है और मैं उसको भूल ही नहीं पाती। तो क्या भावना जी आप बचपन से ही ऐसी थी या धीरे धीरे आपको लगा कि नहीं, क्वालिटी कुछ और है, करना कुछ और है? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि क्वालिटी कुछ और है, करना कुछ और था। बचपन से ही आप कह सकते हो एक शैतानी दिमाग होता है, तो वो थोड़ा था कि जो काम किसी ने कहा कि आप नहीं करना आपको, तो मुझे लगता था कि वो काम मुझे करना है और मुझे उसमें सक्सेस चाहिए। और बस वही होता था कि वो जिद थी एक कि भाई लड़के ही कर सकते हैं कुछ कामों को, आप पुलिस में जाएंगे तो लड़कियों के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि एक माइंड सेट होता था कि आप लड़कियां हैं तो टीचिंग कर लीजिए आप। तो मुझे उन चीज़ों से फ्रस्ट्रेशन होती थी कि भाई हम लड़कियां हैं तो हम वही काम क्यों करें, हम वो क्यों नहीं कर सकते जो सब मेल्स कर रहे हैं। तो मुझे एक जिद सी रहती थी, तो बस उस जिद को मुझे लगता था कि काम मुझे कुछ अलग ही करना है, मेरी अपनी पहचान चाहिए मुझे। तो उस चीज़ को मैं ढूंढने के लिए अपने आप को आगे बढ़ाती रही। तो वो चीज़ में आप कह सकते हैं कि मैंने कुछ अलग करने के लिए इस काम को किया। भावना जी, सफ़र में धूप तो होती है, चलना है तो चलिए, नहीं तो रुक जाइए। आपने चलना शुरू किया, लेकिन आप प्राइवेट एजेंसियों में काम करते करते आपने खुद की एजेंसी क्यों शुरू की? देखिए, वो भी एक इंटरेस्टिंग रीज़न था राधिका कि मैंने इसको क्यों स्टार्ट किया। बिकॉज जब मैं उस एजेंसी में काम कर रही, काफ़ी फीमेल्स क्लाइंट आते थे उनके पास, तो उनसे ना वो कंफर्ट नहीं हो पाते थे बात करने के लिए, क्योंकि उनको लगता था कि मैं अपने हस्बैंड की या अपने बच्चे के बारे में बात करूं तो इनसे कैसे करूं, कि एक इनसिक्योर होती थी कि कहीं ऐसा ना हो मेल्स है तो कल को मुझे ब्लैकमेल ना करे। तो वो चाहती थी कि कोई फीमेल्स हो जिससे हम कंफर्टेबली बात कर पाएँ और बता सकें। तो जब मैंने स्टार्टिंग की थी तो एज ए एक फीमेल्स के लिए कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मैंने खड़ा किया था कि मुझे फीमेल्स के लिए ही काम करना है, ताकि फीमेल्स इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेरी क्लाइंट बन सकें और उनकी प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व कर पाऊँ और वो आगे कुछ अच्छा, उनके घर में जो एटमॉस्फेयर है वो अच्छा बन सके। इस वजह से मैंने एक एजेंसी को अपना रन किया कि मैं अपनी एजेंसी बनाकर एक खड़ी की कि भाई अब इसमें जो भी फीमेल्स आएगी उसको मैं अपने तरीके से टैकल करूँगी और वो कॉन्फिडेंट आके मुझसे बात करते रहें। और ऐसा हुआ भी कि फीमेल्स आती थी, मुझसे आराम से बात करती थी, पर विद इन 2-3 ईयर्स से जो चेंजेस आना शुरू हुआ तो कई क्लाइंटों से मेरे केसेस वजह से भी निकले कि उनको फीमेल से प्रॉब्लम थी, बट कुछ क्लाइंट्स ऐसे आए जो कहते थे कि हमें फीमेल्स ही चाहिए, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि भाई फीमेल्स है तो हमारा काम अच्छे से कर सकती हैं, फ्रेंडली होकर काम कर सकती हैं, हमें ब्लैकमेल का डर नहीं था, उनको कोई चीटिंग का डर नहीं था जो अक्सर मेल से होता था। भावना जी, आपकी कहानी सुनकर मुझे लगता है कि हर लड़की के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, लेकिन क्या आप इस एजेंसी से आगे भी बढ़ना चाहेगी? फ्यूचर में कुछ और भी करना चाहेंगी आप? जी हाँ, अवश्य मैं ये चाहूँगी कि कुछ अलग करना अभी भी चाहती हूँ, क्योंकि जितनी स्ट्रगल मुझे इस लाइन में आने के लिए करनी पड़ी, तो मैं चाहती हूँ कि आगे जो लड़कियाँ इस लाइन में आना चाहती हैं, आज की डेट में जो प्रेफरेंस कर रही हैं कि मुझे डिटेक्टिव्स बनना है या एक अच्छा जासूस बनकर मुझे निकलना है, तो मैं कुछ चाहती हूँ कि उनका कुछ प्रॉपर चैनल, एक लाइन मिले। जैसे आज की डेट में हमारे कहीं भी आप जाते हैं, कोर्स ही है, जर्नलिज्म का कोर्स कर सकते हो आप, डिप्लोमा कर सकते हैं आप, पीआरओ का कोर्स कर सकते हैं या किसी भी चीज़ का आप कोर्स कर सकते हैं, शॉर्ट में कर सकते हैं, कॉलेज से कर सकते हैं, बट डिटेक्टिव्स के लिए अभी इंडिया के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि हम लोग कुछ ऐसा स्ट्रगल कर दें या कुछ ऐसी एक चीज़ सोसाइटी बने हमारी एजेंसियों के थ्रू कि हम लड़कियों के लिए या लड़कों के लिए भी इवन दोनों इस लाइन को एकदम ओपनली आ सके, उनके पेरेंट्स उनको निश्चिंत होकर उसमें भेज सके कि हाँ हमारा बच्चा इस लाइन में जा रहा है तो वो सेफ़ है। तो भावना जी, आप उन लोगों को क्या कहेंगी जो कहते हैं कि ये काम लड़कियां कर सकती हैं, ये काम लड़के कर सकते हैं, लेकिन आपने तो वो कर दिखाया जो लड़कियां सोचकर भी आगे निकल जाती हैं? देखिए राधिका जी, जहाँ तक आपका ये क्वेश्चन है, तो आज की डेट में ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है कि लड़कियां नहीं कर सकती या लड़के नहीं कर सकते। आज की डेट में अगर मैं कंपटीशन करती हूँ तो देखेंगे आप, किसी भी फील्ड में जाएंगे आप तो लड़कियां आजकल सब कुछ वो करती हैं जो आजकल वो सोचती हैं, चाहे उनको आईपीएस बनना है या फोर्स में जाना है, आर्मी में जाना है। अब तो इवन आप किसी भी फील्ड को आप ज्वाइन देखेंगे तो ना डे नाइट का फ़र्क है, ना उनके पेरेंट्स इसको करते हैं। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि लड़कियां सिर्फ फीमेल्स ही इस काम को कर सकती हैं या मेल्स नहीं कर सकते। अगर फीमेल्स में हिम्मत है, कॉन्फिडेंस है कि मुझे ये बनना है और मुझे ये करना है, तो वो डेफिनेटली उस काम को कर सकती हैं।
तो मैं उनके लिए सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपने शिद्दत से ये बात सोच लिया है कि अपने दिल में ये बात बैठा ली है कि मुझे ये काम करना है और मुझे इस लाइन में जाना है या किसी इस प्रोफेशन को ही चूज़ करना है, तो डेफिनेटली वो कर सकती है। भावना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने कीमती वक्त हमें दिया और हमारी लड़कियों को आपने ये बता दिया कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। थैंक यू राधिका जी, और मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ, दूरदर्शन का या नजम जी का, कि जिन्होंने मुझे आप सबके बीच में बैठकर कुछ बोलने का या समझने का मौका दिया। तो मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। भीड़ से हटकर, लीक से निकलकर, बंधनों को तोड़कर हमारी डिटेक्टिव भावना पालीवाल जी रही हैं अपनी ज़िंदगी। आप भी बना सकते हैं ऐसी ही ज़िंदगी। तो नाजरीन, आप देख रहे थे हमारा खास प्रोग्राम ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी। अगले हफ्ते फिर किसी एक खातून से आपको मुखातिब करवाएंगे जो अपनी कहानी आपके सामने रखेगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज। धूल छट रही है, अब साफ दिख रहा है।